नमस्कार। भारत विमर्श को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दरअसल राष्ट्र निर्माण कोई अंतिम प्रक्रिया नहीं होती कि बस हो गया, अब हम राष्ट्र बन गए। राष्ट्र बनना और बने रहना एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें उसके नागरिक निरंतर खोज करते रहते हैं कि राष्ट्र के रूप में जो उनकी अभिव्यक्ति हो रही है वो कितनी मजबूत और सशक्त हो रही है और कैसे कितनी अच्छे ढंग से हो सकती है। तो सरकारें जो अपने स्तर पर प्रयास करती हैं वो तो करती ही हैं, पर नागरिक के स्तर पर भी हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। तो नागरिक के रूप में हम राष्ट्र निर्माण में किस तरह से योगदान करते हैं यह हमें तय करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिन्हें हम राष्ट्र से जोड़ते हैं उसका सम्मान हम कैसे करते हैं, उनको हम रचते गढ़ते कैसे हैं। तो जो राष्ट्र की अभिव्यक्ति तो इन्हीं के माध्यम से होगी, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज। हाँ, तो जब ये बातें आती हैं, जब तिरंगा ऊपर उठता है तो कैसे सम्मान से, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। राष्ट्रगान जब बजता है तो फिर वह आत्मानुभूति तो आती ही है। इसी तरह जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, स्मारक हैं, उनके सामने, उनके लिए उनको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं और दुनिया के सामने उनको कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसी को राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्ति करना कहते हैं। और हमारे अपने तरीके होंगे, हमारी अपनी भाषा होगी, हमारा गीत होगा, हमारा संगीत होगा। तो हम मंचन, गायन, वादन सबके माध्यम से राष्ट्र को व्यक्त करते हैं। और हकीकत तो ये है कि प्रत्येक नागरिक अपने आप में राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, राजनीतिक अस्तित्व होता है, मतलब सॉवर्जिनिटी जिसको कहा जाता है, संप्रभुता, वो तो आवश्यक है ही, पर इसके साथ साथ कुछ इमोशनल चीज़ें होती है। जैसे कहा जाता है आइडिया ऑफ इंडिया, तो मतलब राष्ट्र एक चिंतन के स्तर पर भी व्यक्ति में मौजूद होता है, तभी जाकर भारत बनता है। तो भारत एक विचार भी है जो हम सबके अंदर मौजूद है। जब भारत विचार के रूप में व्यक्ति के अंदर मौजूद रहता है तब मानी हुई बात है हम भारत हैं, मैं भी भारत, इस तरह का बोध जगता है। तो आइए एक बात जो है इसी भारत विमर्श, भारत बोध, भारत अनुभूति पर कि भारत के इंटीग्रेशन, राष्ट्रीयकरण में कुछ और आइडियाज़ कैसे लाए जा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार बातचीत हम लोग आपस में कर रहे थे तो हुआ कि लिपि के आधार पर भी यह काम बड़े अच्छे से हो सकता है। जैसे हम देवनागरी में संस्कृत को लिखते हैं, ब्राह्मी, पाली और भी तमाम लिपियां हैं जो जिसकी जानकारी मुझे उतनी नहीं है। मतलब हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी लिपियां भी है। तो हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं को भी हम देवनागरी में लिखते हैं। इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बघेली, बुंदेलखंडी और भी बहुत सारी हैं। जब आप भाषा विज्ञान को पढ़िए तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए तमिल को देवनागरी हिंदी में लिखा जाए, तमिल, तो मुझे जैसा हिंदी भाषी व्यक्ति भी तमिल का उच्चारण कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है। तो जो उत्तर भारतीय परिवार की भाषाएं हैं जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, अगर इनको पूरी तरह से देवनागरी हिंदी में लिखा जाए तो इसका उच्चारण सारे हिंदी भाषी लोग कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि सारे हिंदी भाषी बड़ी आसानी से ये भाषाएं सीख लेंगे, बोल लेंगे। इसी तरह दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, अगर इनको भी देवनागरी हिंदी में लिखा जाए, मान लीजिए कुरल का जो रामायण है अगर वो देवनागरी में लिखा हो और उसका अर्थ हिंदी में, जैसे संस्कृत में भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता या संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, किताबें होती हैं, उनको देवनागरी में लिखा जाता है, फिर उसका अर्थ नीचे
हिंदी में लिखा होता है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो बड़ी आसानी से अपनी भाषाओं को हम पढ़ और बोल पाएंगे। तो ये सुझाव लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप मान लीजिए तमिल भाषी हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आप तमिल को देवनागरी में लिखिए, उसका हिंदी में अर्थ बताइए, तो मुझे अपने आप पता चलेगा कि अच्छा इसको तमिल में ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब को देवनागरी में लिखा जाए, अभी पंजाबी गुरुमुखी में है, अगर उसको देवनागरी में लिखा जाए फिर नीचे उसका हिंदी में अर्थ हो, तो सोचिए यह दिव्य ग्रंथ कितने लोगों तक पहुंच सकेगा। बहुत ज़्यादा रीच होगी, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों का जो जनसंख्या समूह है वो बहुत बड़ा है। सोचिए बंगाली साहित्य, गुजराती साहित्य, मराठी साहित्य को एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो हमें लगता है देवनागरी लिपि को अपना लेना चाहिए। ख़ास तौर पे मान लीजिए जैसे कुरान शरीफ है, अगर उसको भी देवनागरी में लिखा जाए, अरबी शब्दों को देवनागरी में लिखा जाए, फिर उसका अर्थ नीचे हिंदी में लिखा जाए, तो कितनी सहजता हो जाएगी पढ़ने लिखने जानने में। भाषा वही हो, लिपि उसकी देवनागरी हो। अगर बंगला तो पूरा साहित्य पढ़ा जा सकेगा और उसका मतलब समझा जा सकेगा। और जो हिंदी शब्दकोश तैयार किया जाता है, मान लीजिए जैसे सबसे आलू शब्द है, उसका पर्यायवाची हमें लिखना है, तो आलू का जो है तमिल में आलू को क्या कहते हैं, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, असमिया, सब में उसको लिखा जाए और बीच में डाल दिया जाता है किस भाषा का है ये, हम समझ जाएंगे। अंग्रेजी में भी डाल दीजिए कि पोटैटो लिखा जाता है, बाकी भाषाओं में। इसी तरह जो हमारा अब शब्दकोश भारतीय भाषा शब्दकोश तैयार किया जाए और देवनागरी भाषा कोश कहा जाए उसे, तो उसका तमिल में नाम क्या है, हिंदी में क्या नाम है, अंग्रेजी में क्या नाम है, गुजराती में क्या है, मलयालम में क्या है, तेलुगु में क्या है, मतलब भारत की सभी भाषाओं में 10-12 भाषाओं में लिखा जाए और उसको पर्यायवाची माना जाए, भाषांतरण को पर्यायवाची कह दिया जाए। एक मज़ेदार चीज़ हो सकता है ये। तो इस विमर्श के लिए भी तमाम सहमति असहमति होगी, इसके पक्ष विपक्ष होंगे। कुछ उस भाषा के जो कट्टर समर्थक होंगे वो नाराज़ भी हो सकते हैं कि हमारी भाषा जो है ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कोई भाषा इससे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हर भाषा का विस्तार बढ़ जाएगा और वह आसानी से एक बड़े समूह तक पहुंचेगी या सब तक पहुंचेगी। क्योंकि फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे पूरे देश में अगर देवनागरी लिपि पढ़ने लग जाएं तो सभी भाषाओं को लोग पढ़ सकेंगे। लिखा किसी भी भाषा में हो, लेकिन पढ़ हर आदमी सकेगा। अगर पढ़ सकेगा तो सीख भी सकेगा, बोल भी सकेगा, लिख भी सकेगा। तो अगर हम तमिल में भी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में भी लिखेंगे, तो गुजराती, तमिल, हिंदी सबको हम देवनागरी में ही लिखें, तो सोचिए पढ़ तो सभी लोग लेंगे ना उसको। और जैसे ही पढ़ने लगेंगे तो धीरे 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 उस भाषा के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, तो हम अपने आप उन भाषाओं से कनेक्ट होते जाएंगे और हम बड़ी आसानी से तमिल, तेलुगु भी सीख लेंगे। भाई देखिए, उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाओं को उतने अच्छे से नहीं बोल पाते, जबकि दक्षिण के लोग टूटे फूटे ढंग से हिंदी तो बोल ही लेते हैं। इसका मूल कारण यही है कि भाई तो उन्होंने अगर हिंदी सिनेमा के माध्यम से भी सीख लेते हैं और रोजी और रोज़गार के चक्कर में हिंदी को सीखना पड़ता है भी, कह लीजिए तो हर्ज नहीं। देखिए यहाँ के जो लेबर उत्तर भारत के दक्षिण में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, वो कुछ दिन में ही वहाँ की स्थानीय भाषा सीख लेते हैं, या काम चलाने भर का तो बड़े आराम से सीख लेते हैं। तो यह कोई समस्या नहीं है। तो भाषा को समस्या के रूप में मत लीजिए, नए प्रयोग करिए। और देवनागरी संस्थान और अपनी लिपि को हमें लगता है एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में इसको धीरे धीरे स्थापित किया जाना। इसके लड़ने की राजनीतिक दल तो इसमें बिल्कुल भी ना है, क्योंकि राजनीति शुरू होगी तो भाषा को लेकर भी पहले पर्याप्त लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वोट बैंक और उसकी अलग से गंदी राजनीति शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो रचनाधर्मी लोग हैं, वो इस तरह की किताबें लिखना शुरू करें, सोशल नेटवर्क पर इसको ऐसे लिखना शुरू करें। मान लीजिए बड़े बड़े जो राइटर हैं, उनके जो पेज हैं,
तो उस पर अगर एक पेज का ही कुछ लिखा जाए, मान लीजिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता है, तो बंगाली को देवनागरी में लिखा जाए, उसके नीचे हिंदी में उसके अर्थ बताए जाए। अगर नरसिंह मेहता जी की अगर रचनाओं को इसी तरह लिखा जाए तो हम गुजराती का उच्चारण करना सीख लेंगे। कुरल की, अगर रामायण की या तमिल साहित्य की दूसरे जो महान ग्रंथ हैं, मलयालम का बेहतरीन साहित्य है, उसके भी इसी तरह शब्दों को देवनागरी में लिखा जाए, फिर नीचे उसके अर्थ को हिंदी में लिखा जाए, तो एक बेहतरीन काम हो सकता है। या फिर ये कर सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषी जो अखबार हैं वो एक दिन जो है एक पेज का कुछ इस तरह का प्रयोग करें। जैसे रविवार को जो उनका साप्ताहिक अंक निकलता है उसमें एक पेज भारतीय भाषाओं को दें, कि किसी न किसी भाषा पर एक पेज की कुछ लाइनें हों जिसको देवनागरी में लिखा जाए, फिर नीचे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो, उसका मतलब क्या होता है। तो हम अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ें कि अन्य भाषाओं में भी जो साहित्य है वो कौन सी बात कैसे कहता है, क्योंकि वह तो उन्हीं भाषी लोगों तक सिमट के रह जाता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि स्थानीय भाषाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए, क्योंकि बेहतरीन बातें हैं। अच्छा, मान लीजिए कबीर की बात है, कबीर के दोहे और चौपाइयाँ हैं, अगर उनको रोमनाइज्ड लिपि में लिखा जाए, मतलब हिंदी को ही रोमनाइज्ड लिखा जाए, उसका अंग्रेजी में मीनिंग लिखा जाए, तो ये पूरी दुनिया तक जा सकती है। तो भाषा के स्तर पर हमें चीज़ों को बढ़ाना है, इसी तरह रोमनाइज्ड करना है, हिंदी करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भाषा संवाद का माध्यम है कि हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो जिन शब्दों के साथ पहुंचाते हैं वही तो भाषा है ना। इसको सहज, सरल और स्वीकार्य बनाए रखने के लिए उसमें निरंतरता लाने की ज़रूरत है, और जो सब तक पहुंच सके उसको रूप और आकार उसी तरह से बनाना चाहिए, गढ़ना चाहिए, या उसमें सहयोग करना चाहिए। तो देखते हैं हमारे आपके बीच से कितने लोग यह काम करते हैं, और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें राजनीति न घुसने पाए, क्योंकि जैसे ही नेताजी आएंगे और पॉलिटिक्स आएगी, सारा किया धरा जो है गुड़ गोबर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने स्तर पर कोशिश करिए, कुछ काम करिए और थोड़ा थोड़ा कुछ किया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी की बात यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।